बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन, इसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पार्ट 2। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसको देखा था। देखिए केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर जो है ना, और फिज़िक्स में भी, बल्कि इस पूरी कायनात में ही, आप ये बात जहन में रखें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको ज़रा समझ लें आप। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जाना चाहते हैं। मॉलिक्यूल्स की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। और जब भी, और ये कब होता है? जब ये दोनों अनबैलेंस हों, तब ये मामला होता है। इनमें से कोई कम या ज़्यादा हो जाए। समझ आ रही है बात आपको? ये मेरा एक जुमला जहन में रखिएगा, ये जो भी मैंने बात बताई, कि जब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी अनबैलेंस होते हैं तो फिर ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये एक दूसरे की तरफ जाते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं ना, बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्यों आखिर चला गया, उसने उसके साथ रिएक्शन कर दिया, उस एटम ने उसको रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बला बला। इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? यही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। एक एटम दूसरे की तरफ जाता है तो या तो वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, और दूसरा एटम या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक बात। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो कम या ज़्यादा की पावर का यहाँ चक्कर चल रहा होता है। पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी कम होती है, लाइक दिस। तो ये जब तक अनबैलेंस हैं, इनका आपस में टकराव होता रहेगा, चीज़ें बनती रहेंगी, एटम्स मिलते रहेंगे, रिएक्ट होते रहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इससे पहले जो हमने किया था ना, आप इसके नाम पे गौर करें। और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल, आप इसके नाम पे गौर करें। फाइल वर्ड का मतलब होता है लव, मोहब्बत, प्यार, पसंदीदगी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन से जो मोहब्बत करने वाला होगा वो कौन होगा? एग्जैक्टली वो प्रोटॉन होगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि वो कोई पॉजिटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन ही असल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अट्रैक्शन है ना। तो साबित हुआ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पार्टिकल्स। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो न्यूक्लियो मीन्स जो न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाला होगा। फाइल का मतलब मोहब्बत। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं बेचारे, प्रोटॉन होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाले हैं, न्यूक्लियस के पास जाने वाले हैं, उसके पास अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ये खुद क्या होंगे? ये मिसाल के तौर पर इस तरह ये क्लोराइड का आयन है, नेगेटिव। जी। तो जितने नेगेटिव पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं, जितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हैं। इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को आप जहन में रखें। इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले कर चुके, अब हम करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके अंदर हम दो मैकेनिज़्म देखेंगे। ये पेज नंबर 141 और 142, 143, 144 आप बुक में अपनी देख सकते हैं। SN1 रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज़्म है, SN1 मैकेनिज़्म है, और SN2 मैकेनिज़्म है। ये दोनों मैकेनिज़्म मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा। इनको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है।
इनसे रिलेटेड जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो हैं अहम। आपसे थोड़ी ना कुछ SN1 मैकेनिज़्म या SN2 मैकेनिज़्म पूछा जाएगा, तो बड़ा आसान है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बाकायदा नोट्स बनवाऊँगा, इम्पोर्टेंट टू नोट, कि इनको अपने पास नोट करें तो आपको फिर पता लगे। ठीक है भाई। बहरहाल न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यानी कि नेगेटिव पार्टिकल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे जाके, उसकी जगह जाके ले लेगा। अब यहाँ पर ये बात ज़रा जहन में रखिएगा कि यहाँ सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जिस नस्ल की चीज़ जा रही है ना, उसी नस्ल की चीज़ को जाके उसकी जगह पे वो लेगी। समझ में आ रही है बात? एक स्कूल के अंदर अगर एक टीचर का सब्स्टिट्यूट आएगा तो टीचर ही आएगा ना। बात समझ आ रही है? एक टीचर का सब्स्टिट्यूट टीचर ही आएगा ना, या कारपेंटर आ जाएगा। समझ आ गई बात? इसी तरह एक कारपेंटर का सब्स्टिट्यूट, उसका मुत्तबादिल, खालिस उर्दू में इसको कहते हैं, मुत्तबादिल जो होगा एक कारपेंटर का, वो एक कारपेंटर ही आएगा जो उस कारपेंटर की जगह लेगा। काम एक जैसा है ना। टीचर की जगह पे टीचर ही आ सकता है, कारपेंटर की जगह पे कारपेंटर ही आ सकता है। तो अगर यहाँ पर हम जो है न्यूक्लियोफाइल को कह रहे हैं कि वो एक नेगेटिव पार्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जिसको सब्स्टिट्यूट करेगा वो भी, क्या होगा? वो भी नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव पार्टिकल ही होगा। तो आसान सी डेफिनेशन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या है? रिएक्शंस की वो किस्में, केमिकल रिएक्शंस की वो किस्में जिसमें एक नेगेटिव पार्टिकल जाके दूसरे नेगेटिव पार्टिकल को रिप्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, खुद उसकी जगह पे आ जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये होता कैसे है? ऑलरेडी अगर किसी जगह पर कोई नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है तो वो तो हटना नहीं चाहेगा। यहाँ पर दो कैटेगरीज फिर आ जाती हैं इन न्यूक्लियोफाइल्स की, जिनको कैपिटल N और U से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह न्यूक्लियोफाइल को NU से हम रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दो कैटेगरी के होते हैं, इनको नोट कर लें आप। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। अब आप समझ जाइए कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब चलते हैं आगे SN1 मैकेनिज़्म की तरफ और SN2 मैकेनिज़्म की तरफ। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मिसालें जब तक ना दें तब तक बात क्लियर नहीं होती। SN1 मैकेनिज़्म में देखें, इसमें कुछ नई चीज़ें आपको, ये SN का मतलब यही है, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज़्म। मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि सवाल छोटे छोटे होने चाहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपसे कोई पूछता है भाई ये SN मैकेनिज़्म क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आसान सा जवाब ये है कि ये मार्कर है। SN1 मैकेनिज़्म आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप इसका आसान सा जवाब दे दें कि ये न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें एक मैकेनिज़्म है, उसमें एक मेथड है, उसमें एक तरीका है। ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज़्म क्या है? ये एक मेथड है, मेथड ऑफ न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात आपको? ये एक मेथड है, ठीक है। और ये भी पता चल गया आपको कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हो क्या रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये वो मेथड है जो कि जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। लेकिन ये जो मेथड है SN1 मैकेनिज़्म, ये टू
स्टेप्स में हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। ठीक है, स्टेप 1 जो है, अच्छा इसी तरह आप SN2 को भी देख लें आप, SN2 मैकेनिज्म, ये क्या है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है किसका, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये एक ऐसा मेथड है जो 1 स्टेप में हो जाता है, 1 स्टेप में हो जाता है। SN1 और SN2 के अंदर काम वही हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके वीक न्यूक्लियोफाइल की जगह ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये SN1 मैकेनिज्म में यही काम 2 स्टेप्स में हो रहा है, और SN2 मैकेनिज्म में यही काम सब्स्टिट्यूशन का 1 स्टेप के अंदर हो रहा है। ये पहला फ़र्क है। अब यहाँ जो 2 स्टेप हैं वो 2 स्टेप कौन से हैं, एक स्टेप के अंदर जो है स्टेप नंबर 1 में डिपार्चर होता है, डिपार्चर ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल के वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो डिपार्ट हो जाता है। डिपार्चर मतलब चला जाता है, चला जाता है। ठीक है भाई, डिपार्चर हो जाता है वीक न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 जो होता है, स्टेप नंबर 2 इसमें, स्टेप नंबर 2 में फिर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो, उसका अटैक होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो जब तक नहीं आता, जब तक वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो डिपोर्ट ना हो जाए, वो चला ना जाए मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में मामला हो गया। SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो है वो एक ही स्टेप में काम हो रहा है, मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम बोथ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसको यूं कहना चाहिए, बोथ डिपार्चर एंड अटैक, बोथ डिपार्चर एंड अटैक। मुख्तसर अल्फाज में टू द पॉइंट मैंने आपको बात बता दी कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर एक ही स्टेप में काम हो रहा है, और एट द सेम टाइम जो है वो दोनों डिपार्चर और अटैक वाला मामला हो रहा है एक ही वक्त में। जिस वक्त आके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और उसी वक्त जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल डिपार्चर हो जाता है, वो चला जाता है। एक ही स्टेप के अंदर ये दोनों काम हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर SN1 मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप में हो रहा है। पहले वीक न्यूक्लियोफाइल अल्लाह हाफिज़ कर रहा है, ठीक है, और जब वो चला जाता है उसके बाद जो है वो स्टेप नंबर 2 होता है कि अब जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है और वो जाके जगह अपनी संभालता है। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों के अंदर एक और मामला है। मैंने कहा था ना आपको 5 मिनट के अंदर आपको मैं ये SN1 और SN2 मैकेनिज़्म दोनों समझा दूंगा, आपने समझ ली। इनकी एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे SN1 मैकेनिज़्म की एग्जाम्पल, इनको आमने सामने जब तक ना रखा जाए ना, तब तक सही तरह से बात जो है वो क्लियर होती नहीं है। SN1 मैकेनिज़्म की जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर इसके साथ ये ब्रोमीन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ये जो आपको ब्रोमीन नज़र आ रहा है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले ये अपनी जगह छोड़ेगा, यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये कार्बन CH3, CH3 और बॉन्ड और प्लस Br, ब्रोमीन जो है नेगेटिव।
ठीक है भाई, ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव। अब जब ये ब्रोमीन जो है वो जा रहा है ना यहाँ से, तो इस बात को जहन में रखिएगा कि ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ है। जब ये ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो इस कार्बन से इसका एक इलेक्ट्रॉन भी लेता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जो है वो आ जाएगा। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 होगा, स्टेप 2 होगा, और वो कौन सा था? अटैक वाला। यहाँ पर अब अटैक करेगा क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कि OH है। इसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये C है और ये CH 3 और यहाँ पर अब क्या आके लग गया है? OH, जो कि क्या था? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसकी मिलने से पहले की पोजीशन क्या थी? इसकी मिलने से पहले की पोजीशन ये थी, हाइड्रोक्साइड आयन। देखें, ब्रोमीन जब जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का लेके जा रहा है, वो हाइड्रोक्साइड आयन जब आ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और इसके साथ मिल रहा है, और ये जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव से कार्बन अब दोबारा न्यूट्रल हो गया। इसकी पुरानी हैसियत जो है वो बहाल हो गई। ठीक है भाई, ये जो है अब इस बात को समझिए, ये तो 2 स्टेप में मामला हो गया। यहाँ पर सिंगल स्टेप में ये मामला हो जाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल भी देके मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है और इसके साथ 3 जो है ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इसके साथ ये ब्रोमीन जो है वो अटैच हुआ हुआ है। यहीं पर अब आएगा, इसके साथ अटैच होगा, ये न्यूट्रल पोजीशन है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब अटैक होगा किसका? OH का, हाइड्रोक्साइड आयन का। तो यहाँ पर जब हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, 1 2 3 4 5, तो ये देखें, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ, हाइड्रोजन को थोड़ा साइड में करता हूँ, ये आ गया OH। ठीक है, आके इसका हिस्सा बना है। ठीक है, अब जब ये बन गया इसका हिस्सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH इससे जुड़ गया, अब जो है क्या होगा? अब ये अलग होगा। ठीक है, सॉरी, बल्कि अब अलग नहीं होगा, बल्कि जिस वक्त ये जुड़ेगा उसी वक्त ये निकलेगा, क्योंकि 5 तो एट अ टाइम रुक ही नहीं सकते ना, 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा नहीं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे, बल्कि उसी वक्त ये रिमूव हो जाएगा। ये हो जाएगा OH, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, जो ये वाला हाइड्रोजन था वो यहाँ कर दिया मैंने, और प्लस ये ब्रोमीन जो है इस तरह से ये साइड में चला जाएगा, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये जो आ रहा है ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये चला गया यहाँ पर। तो ये देखें, सिंगल स्टेप में जो है वो मामला हो गया। इसकी तरह नहीं हुआ कि पहले ब्रोमीन जो है वो अलग हो गया और फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH जो है अब ये आ रहे हैं और अब ये जुड़ रहे हैं, ऐसा मामला नहीं हो रहा। ठीक है भाई, अब इससे आगे ख़ास चीज़ें वो क्या है? ये कार्बोकेशन है। कार्बोकेशन है, मैंने कहा था मैं आपको चीज़ें जो है वो नोट कराऊंगा। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन तो मैं समझा चुका, उसकी मिसाल भी मैंने आपको दिखा दी। 2 स्टेप वाला मामला, SN2 रिएक्शन में सिंगल स्टेप वाला मामला, ये भी। अब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम की हैं, इनको ज़हन नशीन करते रहें, इनको आप नोट करते रहें। कार्बोकेशन क्या होता है? ये बार बार आएगा। ये क्या है? मार्कर है ना। कार्बोकेशन क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? ये पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव पार्टिकल है इन विच कार्बन इज पॉजिटिव, जिसके अंदर कार्बन जो है वो आपको पॉजिटिव नज़र आए, इसीलिए इसको कहा जाता है कार्बोकेशन। तो यहाँ पर देखें, ये मामला हुआ था ना, ये कार्बन पॉजिटिव बना था, इसलिए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है
ये सब असल में पार्टिकल हैं। आप हो सकता है सोच रहे हो कि ये तो सर पूरा का पूरा पार्टिकल है। पार्टिकल तो कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है या कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन है। नहीं भाई, पार्टिकल जो है वो सारी चीज़ों को कवर करता है। पार्टिकल बजाते खुद जो है, क्योंकि ये भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको लग रहा होगा ये तो 4 कार्बन है, इतने सारे हाइड्रोजन है, इसको सर पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? नहीं भाई, ये भी पार्टिकल की ही डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो ये इत्मीनान रखना है यहाँ पर। पार्टिकल वर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको भी पार्टिकल कहते हैं। एटम को भी पार्टिकल कहते हैं। आयन को भी पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको भी हम पार्टिकल ही कहते हैं। तो ये पार्टिकल ही है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन पॉजिटिव पार्टिकल है। तो ऐसा पार्टिकल जिसके अंदर कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो, और वो आपको इन्हीं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही नज़र आएगा। तो ये इसको हम कहते हैं क्या? कार्बोकेशन। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, उन पे तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बोकेशन क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल है। कौन सा पॉजिटिव पार्टिकल? जिसके अंदर कार्बन जो है पॉजिटिव होता है। कब हो जाता है? जब वीक न्यूक्लियोफाइल उसमें से निकल जाता है और जाते हुए इलेक्ट्रॉन एक ले जाता है। ये कार्बोकेशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसी से ट्रिकी सवाल जो है वो आपके पास बनते हैं। अब उनको भी ज़रा आप सुन लीजिए। ठीक है, अब ये SN1 और SN2 वाला मामला तो निमट गया। कार्बोकेशन भी मैंने आपको समझा दिया। कार्बोकेशन किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनके तो पिछले चैप्टर में खैर हम बात कर चुके तफसील से। SN1 मैकेनिज़्म क्या है, SN2 ये भी हो चुका, कार्बोकेशन भी हो चुका। अब यहाँ पर ज़रा आप ये टाइप्स पढ़ लें, इनको दोबारा रिकॉल करना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, पिछली वीडियो में हमने बताई भी थी। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी होता है जिसको हम 1 और इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास सेकेंडरी जो है वो अल्काइल हैलाइड भी होते हैं, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं, इसको हम इस 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्चरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है, इसके साथ ये, क्योंकि अल्काइल हैलाइड है, ये कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये क्लोरीन है, इसी के साथ एक कार्बन और भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है एक, इसके साथ मेन फोकस है हमारा इस कार्बन से जिसके साथ ये हैलाइड या हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये मज़ीद एक कार्बन के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और अगर ये वाला कार्बन मज़ीद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कहलाएगा पूरा का पूरा। और अगर यही कार्बन जो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है ये 3 कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कहलाएगा। याद है पिछली वीडियो में मैंने तफसील बताई थी, यहाँ भी आप इसको देख लें। तो ये हमारे पास हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास हो गया टर्चरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, ये जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये दोनों, ये जो दोनों है, ये जो दोनों, मैंने कहा था कि नोट्स बनवाऊंगा छोटे छोटे, उसको ज़रा बना लीजिए। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये कौन से मैकेनिज़्म में आते हैं? ये SN2 मैकेनिज़्म में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, SN2 मैकेनिज़्म में आते हैं। ठीक है भाई, और ये टर्चरी जो है ये हमेशा इसके अंदर आएगा, SN1 मैकेनिज़्म में आएगा।
SN1 मैकेनिज़्म में आएगा। ठीक है भाई, तो ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, अब उसके बाद और क्या नोट करने वाली चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ आपको। कार्बोकेशन की भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। कार्बोकेशन यानी कि वही पॉजिटिव पार्टिकल जिसके अंदर कार्बन पॉजिटिव है। टाइप्स ऑफ कार्बोकेशन, टाइप्स ऑफ कार्बोकेशन। अब ये कार्बोकेशन क्या हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से नहीं मिलेंगे क्या, जो हम SN2 रिएक्शन में देखते हैं? क्या ये कार्बोकेशन हमें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से नहीं मिलेंगे क्या? कार्बोकेशन तो लाजमी मिलेंगे ना। ये बीच वाला जो हमारे पास वक्ती तौर पे जो हमें नज़र आता है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो कार्बन पॉजिटिव है। ये कार्बोकेशन की पिक्चर बना दूँ यहाँ पे, या आपको याद है? बना देता हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। ये टर्चरी वाले केस में हमने देखा था इस तरह से। ये कार्बन और ये पॉजिटिव हो गया था, याद है आप? ये तो ये रहा वो कार्बोकेशन। ठीक है, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये कार्बोकेशन जो है वो प्राइमरी वाला भी हो सकता है, यही कार्बोकेशन जो है वो सेकेंडरी से भी बन सकता है, और यही कार्बोकेशन जो है वो टर्चरी से भी बन सकता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्चरी अल्काइल हैलाइड, तो इन तीनों से ये कार्बोकेशन जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्बोकेशन ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से बनते हैं, कुछ कार्बोकेशन ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से बनते हैं, कुछ कार्बोकेशन ऐसे होते हैं जो टर्चरी अल्काइल हैलाइड से बनते हैं। ठीक है भाई, और क्या बात है जो बताने वाली है? अच्छा, और नोट कर लें। काम की चीज़ें मैं चाहता हूँ वो अभी आप सीख लें। इसमें हमारे पास ये और क्या बात बोली है इसने? लिस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की, हाँ ये देखें, ये मैं लिखवाना चाह रहा था आपको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट जो है वो भी ज़रा आप अपने पास नोट कर लें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, और जो रीएजेंट्स हैं, रीएजेंट्स बोलें तो जो सोर्स है इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की, वो कौन से हैं वो भी साथ साथ आप नोट कर लें। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और इसके जो हैं वो हमारे पास रीएजेंट्स या सोर्स मॉलिक्यूल जिनसे ये हमें आयंस मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी रीएजेंट है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी रीएजेंट है। रीएजेंट बोलें तो मतलब वो चीज़ें जिनसे हमें ये हासिल होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनसे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हासिल होते हैं, वो रीएजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा दूसरा कौन सा हमारे पास, एक हमारे पास रीएजेंट कहलाता है ये पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड, KSH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। इससे भी हमें जो है वो ये वाला एक SH-, ठीक है, इसको तो हम कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल्स कहते हैं ना इसका नाम, तो इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं और अल्कोहल भी इन शॉर्ट कहा जाता है, अल्कोहल। इसको हम थायोल कहते हैं। इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के भी कुछ नाम होंगे ना, इसका तो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या अल्कोहल है। ये SH जो है ये थायोल है। किससे मिलता है आपको? ये मिलता है आपको पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड
सल्फाइड से। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं? हमारे पास NaCN है, NaCN, ये है हमारे पास सोडियम साइनाइड, इसको कहा जाता है सोडियम साइनाइड। क्या कहा जाता है इसको? सोडियम साइनाइड। इसी सोडियम साइनाइड से हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो मिलता है वो ये मिलता है CN-। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और इसका नाम है नाइट्राइल। नाइट्राइल नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है जिससे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड COONA। इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है और इससे जो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है वो हमें मिलता है ईस्टर CH3-COO नेगेटिव। ये हमें इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईस्टर। ठीक है भाई, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ONA। ये सारी चीज़ें काम की हैं, इनको लिखें और इनको याद करें, इनके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। ठीक है, सब कुछ फिर आपके सर पे से गुजर रहा होगा, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और इससे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें मिलता है वो ईथर मिलता है CH3 और CH2O नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव आप यहाँ लगा दें O के ऊपर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईथर। ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आखिरी जो है हमारे पास वो है हमारे पास सोडियम अमाइड NaNH2। इसको हम कहते हैं सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड। और इससे जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो हमें अमाइन मिलता है NH2-। क्या नाम है इसका? अमाइन। ठीक है भाई, नोट कर ली। सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? बस मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। और भी कुछ है इसके अंदर, लेकिन मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शंस का लिखा हुआ है, SN1 मैकेनिज़्म का, कि ये फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है? फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि ये टोटली डिपेंड करता है रिएक्शन किस चीज़ के ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। बहरहाल ये फिर बात थोड़ी सी जो है वो आपके लिए परेशानी का बायस बन जाएगी, इसको अभी डिस्कस नहीं करते। इन केस ये आ गया तो इस पर बात करेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।